गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में वारी रिन्यूएबल्स आपको मल्टीपल रीजंस की वजह से फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया। हाल ही मतलब कल की बात हो रही है, बट नंबर्स आने से पहले ज़बरदस्त तेज़ी थी। अब अक्सर हमने देखा है कि जब नंबर्स किसी कंपनी के आने वाले रहते हैं और उससे पहले तेज़ी या गिरावट अगर देखने को मिले तो उसके बेसिस पर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्केट क्या इस कंपनी के रिजल्ट से उम्मीद कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी दिख रही है तो इसका मतलब रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं, और अगर भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है तो मार्केट उस चीज़ को लेकर पहले से ही प्रिपेयर है कि रिजल्ट हमें ख़राब देखने को मिल सकते हैं। अब देखा जाए तो जो रिजल्ट हमें देखने को मिले वो रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, बट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव थे। क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट जो था और इस साल का जो प्रॉफिट है उसमें 3 गुना का जंप हमें देखने को मिल रहा है। और वही रेवेन्यू में 155% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि ख़राब नहीं बोल सकते आप। बट जैसी तेज़ी थी उस वजह से अगर बात करें एक्सपेक्टेशंस के बारे में तो लगभग 200 से लेकर 250% की ग्रोथ की थी। बट वैसा रिपोर्ट नहीं हुआ, बट फिर भी ये नंबर को भी हम ख़राब नहीं बोल सकते हैं। अब एग्जैक्ट फिगर्स को भी आप देख सकते हो। कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो लगभग 156%, 155% ना मान कर चलो। इस बार का रेवेन्यू हमें 603 करोड़ देखने को मिला। कंपनी का एम है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करने का। अगर 4000 करोड़ को अचीव करना है तो एवरी क्वार्टर एवरेज निकालोगे तो 1000 करोड़ का एवरेज निकलेगा। तो 1000 करोड़ से अगर देखा जाए 600 करोड़ को कंपेयर कर तो 400 करोड़ का डिफरेंस दिख रहा है। तो हो सकता है कि कंपनी अगले क्वार्टर या फिर उससे अगले क्वार्टर में इस चीज़ को रिकवर करती हुई नजर आ जाए। बट एवरेज अगर 1000 करोड़ है तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से रखेगी। तो इस वजह से ही मैं आपको बोल रहा था कि जो रेवेन्यू है वो उस लेवल की देखने को नहीं मिली है जो लेवल की एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने रखा था। बट दोस्तों अगर मार्जिन्स की बात करें तो EBITDA मार्जिन्स हमें एक्सपैंड होता हुआ दिखा है 200 बेसिस पॉइंट से, जिसको लेकर कंपनी ने कमेंट्री भी किया था कि ये टारगेट कर रहे हैं 26 से लेकर 27% का मार्जिन। और इस बार कंपनी ने लगभग 19.5% का EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल लगभग 17.5% के आसपास था। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कंपनी के ऑर्डर बुक कैसे हैं, आने वाले कल में कंपनी के ऑर्डर बुक कैसे देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो देखो दोस्तों, मैंने कंपनी का की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स का डेटा ओपन कर रखा है। यहाँ पर कंपनी ने बता रखा है कि Q1 में कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा परफॉर्म किया है। बट उसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑर्डर बुक पोजीशंस। अगर इसको अच्छी तरह से देखोगे तो अभी कंपनी ने बता रखी है कि इनके जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक का करंट पोजीशन है वो 3.15 मेगावाट का है, जिसकी एग्जीक्यूशन कंपनी उम्मीद कर रही है अगले 12 से 15 महीनों में। ये चीज़ आप नोट कर लो। और उसके अलावा कंपनी ने ये भी बताया है कि अगर बिडिंग पाइपलाइन की बात करें तो वो अभी भी हमें काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि वो नंबर है लगभग 25 मेगावाट से भी ज़्यादा, गीगावाट से भी ज़्यादा। अब बिडिंग पाइपलाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कंपनी बिड कर सकती है। अब मान लो 25 गीगावाट की कैपेसिटी कंपनी को नहीं मिलती है, उससे कम मिलती है, लाइक 5 मान लेते हैं हम, तो भी एक तरह से देखा जाए तो करंट ऑर्डर बुक से वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले कल में अच्छे ऑर्डर्स मिलने के भी चांसेस हैं। और कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसके एग्जीक्यूशन को लेकर भी कंपनी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम नहीं ले रही है। और साथ में दोस्तों Q1 के हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि 435 मेगावाट का
कंपनी को ऑर्डर मिला है, उसके अलावा 131 मेगावाट का भी ऑर्डर कंपनी को मिला है, जो कि Q1 की ही बात है। अब देखते हैं कि Q2 का जब डेटा हमें देखने को मिलेगा तो वो कैसा दिखेगा, और इनफैक्ट Q2 में कंपनी के नंबर्स कैसे देखने को मिलेंगे वो हमें आने वाले कल में ही पता चलता हुआ दिखेगा। बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि पास्ट में जो कंपनी में तेज़ी थी, उस तेज़ी को कहीं ना कहीं इस बार जो Q1 देखने को मिला है वो Q1 ईजिली जस्टिफाई करता हुआ दिखा है। बाकी आपका क्या व्यू है वो मुझे कॉमेंट में बताना, बट जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आज के दिन दोस्तों ये भी कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिख रही थी। अब इसके फोकस में रहने का रीज़न है इसके नंबर्स, जो कि आए नहीं हैं, आने वाले हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके रिजल्ट अगर आने वाले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे मार्केट का नज़र इस कंपनी में होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, TCS, ये सारी कुछ कंपनीज़ हैं जिसके नंबर जब आने वाले होते हैं तो पूरा बाजार का नज़र होता है, क्योंकि ये सारी कंपनी पूरे बाजार को हिलाने का दम रखती है। बहुत बड़ा मार्केट कैप है इस वजह से। अब देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर मार्केट क्या एक्सपेक्टेशंस रखी है, तो चलिए उस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखो, आप सभी को पता होगा कि इनका बेसिकली देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस है, जिसमें 2 बिजनेस रिटेल और O2C कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देता है। तो हम लोग तीनों सेगमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो रिटेल सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसकी रेवेन्यू जो है उसमें ग्रोथ की उम्मीद है लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से, और इबिट्टा मार्जिन 7.6% के आसपास की उम्मीद लगाकर मार्केट चल रही है। इबिट्टा में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है 16 से 20% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें फ्लैट नंबर देखने को मिल सकता है, यानी कि Q1 बेसिस पे। उसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला सेगमेंट, यानी कि O2C सेगमेंट, जिसमें इबिट्टा जो है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% की ग्रोथ उम्मीद करके मार्केट चल रही है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले 1-1.5 साल में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था O2C सेगमेंट का, क्योंकि ये सेगमेंट कंपनी को प्रॉफिट्स उतना ज़्यादा नहीं दे पा रहा था जितना पहले दिया करता था। मतलब जितने मार्जिन्स पे दिया करता था उतने मार्जिन्स पे नहीं दे पा रहा था। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इस बार उसमें एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, और अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो टोटल नंबर हैं उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, कोटक की बात करें तो उसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इबिट्टा में 19% के आसपास की ग्रोथ उम्मीद की है, और नुवामा ने करीब 19% के आसपास इसने भी उम्मीद की है। अब देखो दोस्तों, जियो की बात करें तो इसका जो इबिट्टा ग्रोथ है उसमें हमें 19 से लेकर 20% की ग्रोथ दिख सकती है। Q1 की बेसिस पे 3 से 4% की दिख सकती है। अब इसका ARPU हमें देखने को मिल रहा है 211 रुपये। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जिसको 250 रुपये, 350 रुपये तक रिलायंस इंडस्ट्रीज टारगेट कर रही है ले जाने का। अब अल्टीमेटली कंपनी का जो टोटल रिजल्ट है उसको लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी की इबिट्टा एंड मार्जिन एस्टिमेट के बारे में, तो यस सिक्योरिटीज़ इबिट्टा को लेकर उम्मीद कर रही है 45,927 करोड़। Q1 बेसिस पे इनके जो मार्जिन्स हैं वो बोल सकते हैं 154 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करते हुए नज़र आ सकते हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 158 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करते हुए दिख सकते हैं। और अगर हम बात करें कोटक की तो 44,000 का वो एस्टिमेट लगाकर चल रही है। फिलिप कैपिटल भी 44,000 और नुवामन ने 45,020। तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमम एक्सपेक्टेशंस और मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस को अगर हम देखें तो 45,927 करोड़ का मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के इबिट्टा से। और दोस्तों, अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो यस सिक्योरिटीज़ 2.5 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उम्मीद कर रही है। फिलिप कैपिटल उससे कम, कोटक उससे कम, और नुवामा उससे कम। और बात करें अगर कंपनी के Q1 के प्रॉफिट्स के बारे में, तो कोटक उम्मीद कर रही है 28,542 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो लगभग 88% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखते हैं कि इतनी बड़ी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल होता है या नहीं। अब फुलफिल हो सकता है, क्योंकि एशियन पेंट की स्टेक्स इसने सेल किया है, तो वो कंपनी के अदर इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, जिस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखेंगे इबिट्टा ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो इस वजह से इबिट्टा और प्रॉफिट के ग्रोथ को देखकर कंफ्यूज मत होना कि इसमें ज़्यादा और इसमें कम क्यों, ठीक है। बाकी जब इसके रिजल्ट आएंगे तब उसका वीडियो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना आप। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक। कल दोस्तों ये कंपनी फोकस में रहने वाली है, भले कल मार्केट ऑफ है बट फिर भी, क्योंकि HDFC बैंक कल अपने रिजल्ट को पब्लिश करने वाली है। उसके साथ कंपनी आपको बोनस भी देती हुई नजर आएगी और स्पेशल डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी। सो अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो ये कंपनी के रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर देखोगे तो एनुअल इश्यूअर इनकम से कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 34% हमें देखने को मिलता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस से कंपनी टोटल रेवेन्यू का 32% जनरेट करती है। और अभी जो Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे ही पूरा मार्केट का नज़र होगा कि उससे कंपनी को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर उससे पिछले क्वार्टर में इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो हमें वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को जब आप देखोगे तो वो पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा अच्छा ग्रो करता हुआ देखने को नहीं मिला था अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। और वंस अगेन Q1 में भी वो चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट की एक कंपनी है जिसका नाम है एंजल वन। उसने अभी जो Q1 के रिजल्ट रिपोर्ट किए उसके भी नंबर्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो खराब ही देखने को मिले थे, 18% की गिरावट ही देखने को मिली थी। बट Q1 बेसिस पे एक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला था। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि CDSL में भी ये चीज़ें हमें विटनेस करने को मे भी मिल सकता है। अब CDSL का जो रिजल्ट है दोस्तों वो हमें 26 जुलाई को देखने को मिलेगा, इस डेट को आप नोट कर लो। उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर किया था अपने डिविडेंड का, जो कि 12.5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से था। रिकॉर्ड डेट आप नोट कर सकते हैं 14 अगस्त। तो अगर आप इन कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये सारी न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।